बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आती है, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर उनसे पूछ लो, और ये डेफिनेशन में भी आता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, तो वहां पर वो थोड़े से हो जाते हैं परेशान कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो बच्चे अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या बोला इस बच्चे ने। देखो मान लो कि ये एक मेटालिक स्ट्रिप है, ठीक है, और लेट्स से कि ये बनी हुई है कॉपर की। लेट्स से ये बनी हुई है किसकी बेटा? कॉपर, किसी भी मटेरियल की बनी हुई है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लेट्स से इट्स मेड अप ऑफ कॉपर। अब समझना तुम्हें ये है, बहुत ही डिफरेंट कोशिश करूंगा कि बात समझाऊंगा आपको। समझना तुम्हें ये है कि देखो मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, ये बात आप ओ लेवल केमिस्ट्री से सुनते आ रहे हैं। मेटल के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो ज्यादा पावरफुल नहीं होते, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसलिए मेटल ऑलवेज प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन। और अगर मेटल के आयन की बात करें तो मेटल का आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। मेटल का आयन, जैसे अगर आप इस इक्वेशन को साइड में देखें जो मैंने लिखी है, तो आप समझ पाएंगे कि यहां मैंने दो फॉर्म्स लिखी है। ये वाली फॉर्म क्या है? ये वाली फॉर्म है मेटालिक फॉर्म, और ये वाली फॉर्म है आयोनिक फॉर्म। यस और नो? ये वाली फॉर्म क्या है? आयोनिक फॉर्म। तो और मेटल जब आयन बनाता है, आयन पॉजिटिव होता है। देखो मेटल, मेटल क्या कर रहा है? एटम है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मेटल ऑलवेज प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन, मोस्ट ऑफ द मेटल प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब चूंकि पॉजिटिव आयन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, तो दोनों का आपस में दोबारा रिकंबाइन होने की भी पॉसिबिलिटी है। दैट इज हाउ द रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। दोनों आपस में क्यों रिकंबाइन हो सकते हैं? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो दोबारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करके दोबारा ये क्या हो सकते हैं? रिकंबाइन भी हो सकते हैं। यस और नो? मेरे बच्चे अब समझना, बाज मेटल्स ऐसे होते हैं, अब यहां से मैं कॉन्सेप्ट ड्राइव कर रहा हूं। बाज मेटल करते दोनों काम है। मेटल ने क्या किया? मान लो एक कॉपर मेटल था और मैंने एक कंटेनर ले लिया। लेट्स इमेजिन दिस इज अ कंटेनर, और इस कंटेनर में मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। इस कंटेनर में मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या हुआ? कॉपर आयंस आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अब जो सिस्टम है, इस सिस्टम में मेरे पास कॉपर दो फॉर्म्स में है। कॉपर कॉपर मेटल की फॉर्म में भी है, एटम की फॉर्म में भी है, और कॉपर कॉपर आयन की फॉर्म में भी है। एंड वी नो कि मेरे बच्चे क्या होता है कि कॉपर हैज द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन सो दैट इट बिकम्स आयन, एंड पीछे वो क्या छोड़कर आता है? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में ना आए तो रोक लेना। जब कॉपर आयनाइज होगा तो क्या करेगा? पीछे क्या छोड़कर आएगा? इलेक्ट्रॉन। और जब जैसे जितना ज्यादा आयोनाइज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पीछे एक्यूमुलेट होते जाएंगे, और सॉल्यूशन के अंदर उतना ही पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा। या सुनो, इवेंचुअली क्या होगा? ये पॉजिटिव वापस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा या नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और दोबारा से कॉपर आयन विल स्टार्ट चेंजिंग टू कॉपर मेटल। तो खुलासा ये समझाने की बात ये कि कोई भी मेटल आयोनिक फॉर्म में भी जा सकता है, और आयन वापस इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटालिक एटम की फॉर्म में भी आ सकता है। अब इसमें दो वैरायटीज एग्जिस्ट करती है। पहली वैरायटी वो है वो मेटल्स which prefer to stay as metals, यहां एक और बात देखना मेरे बच्चे, जब हम मेटल, जब मैं रिवर्स लिखता हूं मेटल आयन में जा रहा है, क्या ये ऑक्सीडेशन है? ऑनलाइन वालों, क्या ये ऑक्सीडेशन है? बोलो यस सर। जी सर। यस सर। आपको नजर आया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? अभी रिडक्शन पढ़ गए पहले लेक्चर में, रिडक्शन। तो अब मैं यूं कहूंगा कि बाज मेटल्स ऐसे होते हैं हु प्रेफर टू रिमेन एज मेटल एटम, यानी दे डू नॉट वांट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, और बाज मेटल्स ऐसे होते हैं हु प्रेफर टू रिमेन एज आयन, जो चाहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज होकर आयोनिक फॉर्म में रहें। मेरी बात फिर सुनना, ये समझना जरूरी है। एक बार बेसिक ठीक हो जाएगी तो पूरा चैप्टर बड़ा स्मूथ चलेगा। क्या कहा मैंने? पहले मैंने शुरू यहां से किया कि मेटल जो है जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और वो जब भी आप इसे छोड़ोगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेकिन जब मेटल किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप पे जमा हो रहे होते हैं,
आयन सोल्यूशन में जा रहे होते हैं, सोल्यूशन पॉजिटिव होता जाता है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता जाता है, एंड इवेंचुअली दोबारा से इन दोनों में शुरू होती है और रिवर्सल प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्या ये बात लाइबा, रूबा एंड एवरीबॉडी आउट देयर समझ आती है सबको? यस सर। ठीक है। अब मेरे बच्चे, मैंने क्या बताया, इसका मतलब ये हुआ क्या कि मेटल फंसा हुआ है टू वे रिएक्शन, मेटल टू मेटल आयन एंड आयन टू वापस मेटल। अब यहाँ पर हमें दो चीजें नजर आती हैं। बाज ऐसे मेटल्स हैं who prefer to stay as atom। भाई किसी का माइक खुला हुआ है जिससे रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज माइक बंद करें। बाज मेटल्स ऐसे होते हैं जो प्रेफर करते हैं टू स्टे एज मेटल्स, एंड बाज मेटल्स ऐसे होते हैं जो प्रेफर करते हैं टू स्टे एज आयन, टू स्टे एज आयन। समझ आ रही है बात? यानी मेटल में एक एबिलिटी है एटम से आयन बनाने की और एक एबिलिटी है आयन से एटम बनाने की। अब अगर मैं कहता हूं कि एक मेटल प्रेफर कर रहा है टू स्टे एज एटम, मुझे जवाब देना, एक मेटल प्रेफर कर रहा है टू स्टे एज एटम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बच्चे वो आयन बनाना नहीं चाहता, वो ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता, लेकिन वो रिड्यूस होना चाहता है। फिर सुनना, मैं जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैंने कहा मेटल जो है वो आपको सबको समझ आना चाहिए कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन जमा होते जाते हैं, आयन जमा होते जाते हैं, दे कैन गो इन द रिवर्स रिएक्शन और वो दोबारा से मेटल बना सकते हैं। तो मेटल को जब आप किसी मीडियम में छोड़ेंगे तो इट विल बी गोइंग इनटू टू वे रिएक्शन। लेकिन बाय डिफॉल्ट नेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटल्स। नंबर वन, दोज हु प्रेफर टू स्टे एज मेटल्स and those who prefer to stay as ions। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं कहता हूं एक मेटल है जो एज एन एटम ही रहना चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो मेटल साहब जो हैं वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहते हैं और इस फॉर्म में जाना नहीं चाहते, यानी ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहते। लेकिन अगर कहीं पर ये वाली फॉर्म मौजूद है तो रेडिली इसमें कन्वर्ट होकर ये वाली फॉर्म बनाना चाहते हैं। However, अगर मैं कहीं पर कहता हूं कि कोई मेटल है जो आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है, आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ? इट डज नॉट वांट टू गो बैक टू द एटॉमिक स्टेट, जबकि मेटल चाहेगा फौरन से कि रेडिली किसमें आ जाए, आयोनिक स्टेट में आ जाए। तो खुलासा ये कि मेरे बच्चे, मेटल में दोनों एबिलिटीज होती हैं, लेकिन किसी मेटल में ये वाली एबिलिटी ज्यादा होती है, किसी मेटल में ये वाली एबिलिटी, यानी किसी मेटल में ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज्यादा होती है और किसी मेटल में बोलो रिडक्शन की एबिलिटी ज्यादा। मेटल सम्राट मेटल आयन में। फिर सुनना और नहीं समझ आए तो पूछना, क्योंकि डेफिनेशन में एक ही बार लिखूंगा, लेकिन बहुत ही रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मेटल सबसे पहले जब आप इसे किसी मीडियम में छोड़ रहे हो, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स विल कीप ऑन अकोमोडेटिंग ऑन द स्ट्रिप एंड आयंस will increase the positive charge of the solution. The positive and negative will eventually attract each other and it becomes a two-way reaction. Yes or no? अमान मुगल? Yes sir। ठीक है। अब सर क्या कह रहे हैं कि टू वे रिएक्शन में तो हर मेटल जा रहा है, लेकिन उसमें बाय नेचर और डिफॉल्ट नेचर ऑफ मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो मेटल के तौर पे ही स्टे करना चाहते हैं, यानी वो ऑक्सीडाइज होने को ज्यादा पसंद नहीं करते, और कुछ ऐसे हैं जो रिड्यूस होना चाहते हैं आयोनिक स्टेट से और रिड्यूस होने को पसंद नहीं करते, कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइज होने को पसंद नहीं करते। तो खुलासा ये कि मेटल में एक एबिलिटी है ऑक्सीडेशन की, बेटा समझना, मेटल में एक एबिलिटी है ऑक्सीडेशन की, मेटल के आयन में एक और एबिलिटी है किसकी? रिडक्शन की। मेरे बच्चे, इन दोनों एबिलिटी का जो डिफरेंस है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? अगर आपने एक मेटल और मेटल के आयन को छोड़ दिया, मेटल और मेटल के आयन को छोड़ दिया, तो एक सूरत तो ये होती कि मेटल जिस रफ्तार से जा रहा होता आयोनिक स्टेट में, उसी स्टेट से, उसी रफ्तार से आयोनिक जो आयन है वो मेटल में आ रहा होता। तो फिर तो कोई नेट चेंज आता ही नहीं। यस और नो? रूबा लाइबा, इक्विलिब्रियम आ जाता। अगर मैं कहूं कि एक मेटल जिस रफ्तार से आयन बन रहा है, सेम स्पीड से जो है आयन एटम भी बन रहा है, फिर तो कोई नेट चेंज आएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा कोई मेटल में या तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ज्यादा होती है या रिड्यूसिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। इन दैट सिनेरियो दोनों में से कोई एक पलड़ा भारी होगा, दोनों में से कोई एक साइड पर पलड़ा झुक जाएगा, या तो ऑक्सीडेशन की तरफ या रिडक्शन की तरफ। समझ आ रही है बात? या तो मेटल में ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल ज्यादा होगा या मेटल में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? मेटल के आयन में रिडक्शन का पोटेंशियल ज्यादा होगा। और मेरे बच्चे, कर दोनों रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस है ना, दोनों का जो डिफरेंस है
That is what we call electrode potential. यानी how do we define electrode potential? ईमान, it is the, लिखना नहीं है अभी, सुनो पहले. It is the difference of potential exist between metal and the solution containing its ions. जो आइलिन ने शुरू में बताया, it is the difference of potential. तो यहाँ कौन से पोटेंशियल मुराद है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल मुराद है, क्योंकि अभी हमने ये बात पर कॉन्सेप्ट बनाया कि मेटल ऑक्सीडेशन में जा रहा है और उसका आयन रिडक्शन में जा रहा है, एंड इट्स अ टू वे रिएक्शन. बट कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रेफर करते हैं और कुछ ऐसे हैं, बेटा बोलो, जो रिडक्शन को प्रेफर करते हैं. जो ऑक्सीडेशन को प्रेफर करेंगे दे विल प्रेफर टू स्टे एज आयन, जो रिडक्शन को प्रेफर करेंगे दे विल प्रेफर टू स्टे एज एटम्स. ये बात दिख रही है ना इस डायग्राम में? अगर मैं रिडक्शन को प्रेफर करूंगा, हाँ भाई ईमान, तो डेफिनेटली मैं इस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करूंगा, और अगर मैं ऑक्सीडेशन को प्रेफर करूंगा तो आई विल इमीडिएटली फॉर्म दिस स्टेट. यस और नो? ईमान, Yes, sir. रूबा, लाइबा, अमान, Yes, sir. आइलीन, Yes, sir. ओके. तो कॉन्सेप्ट यहाँ आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का. क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइनली डिफाइन करने जा रहे हैं. क्योंकि देखो मेटल ने ऑक्सीडेशन भी करनी है, उसके आयन ने रिडक्शन भी करनी है, तो अगर दोनों बराबर होगी फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं. दोनों बराबर होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. तमाम कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जिसका पोटेंशियल जीरो है. इसका मतलब या तो वो ऑक्सीडेशन की तरफ झुकता है या रिडक्शन. तो कितना डिफरेंस है? अगर चार एटम आयन बन रहे हैं और 6 आयन एटम बन रहे हैं, तो डिफरेंस कितना है? 2 का. तो आप कहेंगे ये जो 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, क्योंकि 4 ने 4 को तो कैंसिल कर दिया ना. अगर 4 कॉपर आयन बन रहे हैं और 6 कॉपर आयन एटम बन रहे हैं, तो इसका मतलब है नेट रिजल्ट क्या है कि 2 कॉपर आयन ज्यादा हैं ऐसे जो एटम्स बन रहे हैं. यस और नो? जिससे हम कंक्लूड करेंगे कि कॉपर में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. तो मेरे बच्चे, हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल? समझ आया बेटा या नहीं आया? जी सर, आ आ गया. गया sir. The potential difference. Iman, are you absolutely clear? Ruba and Laiba. Yes, sir. Yes, sir. Key concept क्या है? The potential difference that exists in between. हाँ जी, किसके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है? In between the metal atom and the solution containing its ions. This is called electrode potential. Is called electrode potential. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक अदद मेटल ले लेते हैं, है भाई, और उसी का सोल्यूशन ले लेते हैं और फिर दोनों को साथ छोड़ देते हैं. जब भी तो पता चलेगा ना कि किसका कौन सा पलड़ा भारी है. अगर मैं मेटल ले लूं, ये मैंने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में अगर मैंने जिंक लिया है यहाँ पर, तो मैं सोल्यूशन भी किसका ले लेता हूँ? जिंक का सोल्यूशन ले लेता हूँ. जब भी तो मुझे पता चलेगा कौन सा पलड़ा भारी है. भाई एंड में अगर जिंक ही जिंक बच गया, इसका मतलब है रिडक्शन ज्यादा हुई है, और अगर एंड में आयंस ही आयंस बच गए, इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीडेशन ज्यादा हुई है. यस और नो? क्या ये नेट रिजल्ट समझ आता है? Yes, sir. यस सर. जी सर. ठीक है ना? तो दैट इज हाउ वी कंक्लूड. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द potential difference that exists between the metal atom and the solution containing its ions. और क्या आपको इस कॉन्सेप्ट ये समझ आ रहा है कि जब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चलेगा, ओनली देन वी कैन टेल. ये तो हमने थ्योरेटिकली समझ लिया कि या तो ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल ज्यादा होगा या रिडक्शन का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आपके पास एक मेटल है, तो जब तक आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता नहीं चलेगी, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि ये प्रेफर टू ऑक्सीडाइज या प्रेफर टू रिड्यूस, ये रिडक्शन को प्रेफर करता है या ऑक्सीडेशन को प्रेफर करता है. बात समझ आ रही है? ये तो हमने थ्योरेटिकली बोला कि अगर ऑक्सीडेशन को प्रेफर करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन को प्रेफर करेगा तो क्या होगा, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको वैल्यू चाहिए जिससे आपको अंदाजा होगा. खुलासा ये कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फाइनली कॉन्सेप्ट हमने शुरू कर लिया है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट लास्ट टाइम बिटवीन द मेटल एटम एंड द सॉल्यूशन
containing its ions. ठीक है जी। अब आ जाओ, अब सवाल प्रैक्टिकली है। सवाल ये है कि हमें कैसा पता चलेगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरे सामने अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगेन आपको पता है मैं पैटर्नाइजेशन पे बड़ी बात करता हूँ कि भाई पैटर्न मस्ट बी क्लियर। जब आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा आपको पता चल गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है। अब सवाल ये है कि थ्योरेटिकली तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ईदर इट वुड बी एन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और तो पलड़ा या तो ऑक्सीडेशन का भारी होगा या रिडक्शन का। लेकिन अगर मैं बड़ा एक बेसिक सा सवाल आपके सामने खड़ा करूं कि भाई मेरे पास जो है ना, लेट्स से एक मेटल है जिंक है भाई। अगर मैं प्रैक्टिकली आपको क्या पकड़ा दूं बेटा, एक तरफ आपको मैं कह दूं भाई जिंक है आपके पास और एक तरफ कॉपर है। अब आपको पता है कि जिंक, भाई अभी मैंने क्या बताया कि मेटल एक काम करेगा दोनों करेगा। ये बहुत बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया तो पता चला कि उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि या तो मेटल ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन। ऐसा नहीं है। आप अगर बात गौर से सुन रहे थे तो मैंने बताया कि मेटल दोनों करेगा, जो ज्यादा करेगा वो उसका डोमिनेंट फेज होगा। यस और नो? ये दो अलग Yes, sir. बातें हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेटल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेटल सिर्फ ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीडेशन ज्यादा तेजी से हो रही है। जब मैं कहूंगा कि रिडक्शन हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ रिडक्शन हो रही है, इसका मतलब ये होगा कि रिडक्शन ज्यादा तेजी से हो रही है ऑक्सीडेशन के मुकाबले में। जी जी बिल्कुल यही कहेंगे। तो मेरे बच्चे अब मैं सवाल ये है कि मैंने सवाल पूछा कि अगर मेरे पास एक तरफ जिंक आयन और कॉपर आयन का सिस्टम है और मैं अब आप हमजा आपसे सवाल पूछता हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन ऑक्सीडेशन शो करेगा कौन रिडक्शन। ये बहुत जेन्युइन सवाल है, मैं प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ उस सवाल को कि अगर मैं तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको, ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले बच्चों को, कि भाई मेटल में दोनों एबिलिटीज हो रही है। यानी मेटल्स में दोनों एबिलिटीज मुराद मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसका आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सही है। फिर हमने कहा कि बाद मेटल ऐसे हैं जो प्रेफर टू स्टे एज एटम, बाद ऐसे हैं जो प्रेफर टू स्टे एज आयन। ये लेकिन करते दोनों हैं। अब जिस चीज का पलड़ा भारी होगा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जब आप डिफरेंस निकालेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो अगर ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रही होगी तो ऑक्सीडेशन का पलड़ा भारी हो जाएगा। हम कहेंगे ये नेट में ऑक्सीडेशन कर रहा है, आयन के तौर पे एग्जिस्ट करना चाहता है। और अगर रिडक्शन का पलड़ा भारी हो गया तो रिडक्शन कर रहा है। लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने एक प्रैक्टिकल सिनेरियो रखता हूँ कि भाई तुम्हारे मैंने दो मेटल्स दे दिए, तुम्हें पता है कि यार मेटल में जनाब यार ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है। अब मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ कि भाई कैसे पता चलेगा कि जिंक ऑक्सीडेशन को प्रेफर करेगा या रिडक्शन को, या कॉपर ऑक्सीडेशन को प्रेफर करेगा या रिडक्शन को। इट्स अ जेन्युइन लेजिटिमेट क्वेश्चन। जिन्होंने स्कूल में पढ़ा हुआ है वो आंसर ना करें, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो इस बात को समझे। क्या हम बता सकते हैं ऐसी दिक्कत? बताइए। अगर मैं आपको एक मेटल दे दूं और मैं कहूं मुझे बताओ कि जिंक और कॉपर में से कौन ऑक्सीडेशन करेगा कौन रिडक्शन, यानी कौन किसका किसका जो पलड़ा है वो ऑक्सीडेशन की तरफ भारी होगा, किसका रिडक्शन, तो आप मुझे नहीं बता सकते। हो सकता है दोनों का पलड़ा रिडक्शन में भारी हो, दोनों का ऑक्सीडेशन में भारी हो, या दो एक ऑक्सीडेशन करे और एक रिडक्शन को प्रेफर करे। यस और नो? इबाद, अमान, यस सर। रूबा, लाइबा, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आता है? Yes, sir. बेटा यही सवाल साइंटिस्ट के दिमाग में पैदा हुआ, यही सवाल केमिस्ट के दिमाग में पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, अगर मैं आपके साथ पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या होता है? वोल्टेज। तो वोल्टेज मेजर करना है, चलो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा, मैं और इसको कॉम्प्लिकेट करता हूँ। कॉम्प्लिकेट इसलिए ताकि सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए। मान लें मैंने कहा यार पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको आपस में कनेक्ट करता हूँ। और कनेक्ट करने के लिए मैंने एक सेटअप ये लिया, एक सेटअप ये लिया मैंने, एक सेटअप ये लिया। यहां पर अब देखते रहना बेटा, ये डायग्राम ऐसी डायग्राम है जो चैप्टर में 50 दफा आएगी। यहां पर मैंने एक तरफ मान लीजिए मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड लगा दिया,
एक तरफ मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहां पर मैंने जिंक आइंस डाल दिए, जिंक का सोल्यूशन डाल दिया, और यहां पर मैंने कॉपर का सोल्यूशन डाल दिया, कॉपर आइंस। और फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरा मकसद क्या है कि मैं इनका पोटेंशियल निकालूं। मुझे नहीं पता कि कौन ऑक्सीडेशन को प्रेफर करेगा, कौन बोलो रिडक्शन को प्रेफर करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 हाफ सेल बनाए। ये डायग्राम इस चैप्टर में बहुत रिपीट होगी। 2 हाफ सेल बनाए, और उन 2 हाफ सेल को किस तरह बनाया कि मेरे बच्चे जिंक वाले के अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया और सोल्यूशन जिंक के आयंस का डाला। इसी तरह कॉपर वाले के अंदर कॉपर का सोल्यूशन बनाया, कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया और कॉपर का सोल्यूशन जो है वो उसमें डाला, कॉपर आयंस का। और फिर ये दरमियान में है सॉल्ट ब्रिज। ये डायग्राम आगे भी आएगी, जो सोल्यूशंस को कनेक्ट कर, सॉल्ट ब्रिज। ये इस तरह का स्टैंडर्ड सेटअप है जो आपने ओ लेवल में भी पढ़ा था। ये सेल का सेटअप कहलाता है। लेकिन अब मेरे पास, और दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर से। किसे कनेक्ट कर दिया बेटा? वोल्ट मीटर से। अब नाउ वी नो कि जो वोल्ट मीटर होता है क्या देता है, क्या मेजर करता है? पोटेंशियल को। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस को। वोल्टेज आता है ना, वोल्टेज इज व्हाट, फिर इसको आती है, मुझसे लेकर ही आती है आप लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर ने लेट्स से एक रीडिंग दे दी 2.33 वोल्ट। अब मुझे बताओ इस रीडिंग से मुझे क्या, पहले तो मुझे बताओ इसमें से कैसे पता चलेगा कि जिंक की रीडिंग कौन सी है, या जिंक ने इस रीडिंग में कितना कंट्रीब्यूट किया और कॉपर ने कितना कंट्रीब्यूट किया। मुझे वोल्ट मीटर ने एक वोल्टेज दे दिया जो कि यकीनन पोटेंशियल की वजह से आया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इसमें जिंक ने क्या कंट्रीब्यूट किया, कॉपर ने क्या कंट्रीब्यूट किया? तो जो मैंने हेडिंग लगाई है ना, नोइंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये समझाना ये चाह रहा हूं कि थ्योरेटिकली जब हम पढ़ते हैं हम ये मान लेते हैं और ये जानते हैं, जो करेक्ट भी है, कि मेटल में कोई एक एबिलिटी हावी है। आज हम जानते हैं कि कोई भी मेटल ऐसा नहीं है कॉमनली कि जो जिस स्पीड से ऑक्सीडेशन करता हो उसी स्पीड से, या तो उसकी ऑक्सीडेशन की स्पीड ज्यादा होती है या रिडक्शन की स्पीड ज्यादा होती है, जिसकी वजह से या तो उसका नेट पोटेंशियल ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है। लेकिन मेरे भाई, आप जब प्रैक्टिकली ये बात करते हो तो प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू का पता कैसे लगाया जाएगा? प्रैक्टिकली कैसे बताया जाएगा कि भाई फला एक्स मेटल जो है उसका कौन सा पोटेंशियल हैवी है, फला वाई मेटल जो है उसका कौन सा पोटेंशियल हैवी है? क्योंकि अगर मैं 2 मेटल्स को साथ लगाकर वोल्ट मीटर के थ्रू रीडिंग निकालूं तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, आप कहें सर दोनों जिंक के लगा दें, तो फिर जिंक की रीडिंग आ जाएगी, उसे डिवाइड बाय 2 कर ले। आपका तो दिमाग फिजिक्स में भी नहीं चलता ना, मसला सारा ये। आप मुझे कहें सर 2 डिफरेंट मेटल्स लगाने के बजाय आप दोनों इलेक्ट्रोड जिंक के लगा दें, और फिर वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आएगी वो जिंक की रीडिंग होगी, वो पोटेंशियल जिंक का होगा, और आप उसे डिवाइडेड बाय 2 कर लें। मेरे भाई, आप अगर कॉमन सेंस फिजिक्स आपके पास है तो अगर दोनों में सेम सेटअप लगा दूंगा तो मेरे बच्चे कोई प्रोसेस होगा ही नहीं, सर्किट काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस वहां हो रहा होगा जो यहाँ हो रहा होगा, वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल। जब दोनों जिंक के होंगे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन सेम तरीके से होगा, तो ओवरऑल दोनों सेल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और कोई रीडिंग आएगी ही नहीं। तो खुलासा ये कि दोनों सेटअप में जिंक के भी नहीं लगा सकता, 2 डिफरेंट मेटल्स के लगाऊं तो क्या मसला होगा कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी रीडिंग किससे आ रही है, ऑक्सीडेशन की कौन सी है, रिडक्शन कौन सी है। बात समझ आ रही है? तो मेरे बच्चे, ये सवाल सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं आया, ये सवाल साइंटिस्ट के दिमाग में भी आ गया कि ठीक है, हमने मेटल का ये बिहेवियर तो समझ लिया कि या तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को प्रेफर करता है या रिडक्शन पोटेंशियल को, लेकिन कौन सा मेटल कौन से पोटेंशियल को प्रेफर करता है ये कैसे पता चलेगा? और फिर अगर ऑक्सीडेशन को प्रेफर कर रहा है तो कितना पोटेंशियल है? भाई 2 मेटल है, दोनों ऑक्सीडेशन को प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कौन कर रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा?